नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। राजा जगतदेव की प्रतिमा स्थापना, सीएम धामी ने किया वर्चुअल लोकार्पण। कहा, अपनी सांस्कृतिक पहचान और स्वाभिमान का प्रतीक बताया। बुक्सा जनजाति समाज के लोग रहे मौजूद। अंकिता भंडारी मामले पर सुबोध उनियाल बोले, सबूत दे सुरक्षा मिलेगी। कोर्ट ने खुद माना था कि सीबीआई की जरूरत नहीं, सरकार हर जांच को तैयार। रेखा आर्य के पति के बयान से भड़की महिला कांग्रेस। आवास के गेट पर चढ़े कार्यकर्ता। साहू ने कहा था, बिहार में 20 से 25 हजार में मिलती हैं लड़कियां। रुड़की में सड़क हादसे में भाजपा नेता की मौत। घर लौटते समय हादसा, बेकाबू होकर पेड़ से टकराई कार। उत्तराखंड में सीजन का पहला स्नोफॉल। तिब्बत बॉर्डर के पास बड़ी मुसीबत। 4 जिलों में बारिश के आसार। देहरादून की हवा दूसरे दिन भी जहरीली। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के गदरपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत रोशनपुर जल बाबा में बुक्सा जनजाति समाज के राजा जगतदेव की प्रतिमा का वर्चुअली अनावरण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राजा जगतदेव जी का जीवन त्याग, वीरता, धर्मनिष्ठा और संस्कृति संरक्षण का अमूल्य उदाहरण है। उन्होंने यह भी कहा कि अवसर केवल एक प्रतिमा के अनावरण का नहीं, बल्कि बुक्सा जनजाति की गौरवशाली परंपरा, संस्कृति और बलिदान की स्मृति को नमन करने का दिवस है। उन्होंने कहा कि राजा जगतदेव जी ने कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया। यह केवल वीरता की नहीं, बल्कि स्वाभिमान और आस्था की अदम्य शक्ति का प्रतीक गाथा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उधम सिंह नगर, नैनीताल, कोटद्वार सहित अनेक क्षेत्रों में बसे बुक्सा समाज के लोग अपनी संस्कृति, परंपरा और आत्मसम्मान को जीवंत रखे हुए हैं। राज्य सरकार जनजाति समुदाय के सांस्कृतिक संरक्षण, इतिहास के दस्तावेजीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजा जगतदेव जी की गौरव गाथा को शोध कार्य भी होने चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ले सके। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार बुक्सा जनजाति समाज के विकास के लिए निरंतर इसी प्रकार कार्य करती रहेगी और समेकित रूप से विकास करना, एक क्षेत्र से लेकर दूसरे क्षेत्र तक, नीति से लेकर माणा तक, आराकोट से लेकर अस्कोट तक, कुमाऊं हो, गढ़वाल हो, मैदान हो, पहाड़ हो, जौनसार हो, सारे क्षेत्रों का विकास समेकित रूप से हो। हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से और उनके सहयोग से लगातार प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के क्रियान्वयन की जमीनी पड़ताल के लिए देहरादून जिले के रायपुर ब्लॉक के खीरीमान सिंह में आयोजित न्याय पंचायत स्तरीय शिविर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के तहत आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में जन समस्याओं के निस्तारण की स्थिति की जानकारी ली, अभियान पर फीडबैक प्राप्त किया। उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण कर जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं की उपलब्धता की व्यवस्था पर की। इस दौरान 102 दिव्यांगों एवं वृद्धजनों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि
अभियान का उद्देश्य अंतिम छोर तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है, इसलिए इसे संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ प्रभावी रूप से संचालित किया जाए। कैबिनेट मंत्री जोशी ने गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग और शिक्षा एवं खेल विभाग के संयोग से आयोजित विधानसभा स्तरीय विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025-26 का ध्वजारोहण कर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया और 800 मीटर दौड़ के विजेताओं को पुरस्कृत किया। मंत्री जोशी ने बताया कि खेल महाकुंभ 2025 की प्रतियोगिताएं इस वर्ष मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के नाम से आयोजित की जा रही हैं। विकास खंड स्तर की जगह अब विधायक चैंपियनशिप और जनपद स्तर पर सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी आयोजित होगी। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में अंडर 14 व अंडर 19 आयु वर्ग के एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, पिट्ठू और मुर्गा झपट जैसी प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में शांति परिवार द्वारा आयोजित ऋषि क्षेत्र आवरण समारोह आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक मूल्यों का संदेश देने वाला आयोजन बना। समारोह में उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सहभागिता करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन व्यक्ति को कर्तव्यों, संस्कारों और जीवन मूल्यों की याद दिलाते हैं। उन्होंने हरिद्वार की पावन धरा पर इस प्रकार के आयोजनों को सौभाग्य और विशेष महत्व का विषय बताया। सौभाग्य का विषय है कि जो 3 सौभाग्य की धाराएं हैं, वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष, पूज्य गुरुदेव की साधना के 100 वर्ष, अखंड दीपक के प्रज्वलन के 100 वर्ष, और उसकी प्रतीक्षा गायत्री परिवार ही नहीं बल्कि भारत के सभी आध्यात्मिक संगठन वर्षों से कर रहे थे। उस क्रम में आज जो ये वसंत पंचमी का महोत्सव है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रखी गई। ऋषि क्षेत्र, साधना क्षेत्र का अनावरण हुआ और आज के दिन की पुकार यही है कि जिस तरीके से भारत के ऋषियों ने ऋषियों मंत्र दृष्टारः भारत को अंधेरे के मध्य में प्रकाश की रेखा दिखाने का कार्य किया, वैसे ही आज के इस कुहासे से भरे समय में जहाँ पर मात्र बाहर का अंधेरा नहीं बल्कि व्यक्ति के अंतःकरण का अंधेरा भी व्यक्ति को व्यथित करता है, हम लोग उसको प्रकाश दे पाने की स्थिति में हो। और आज के इस शुभ कार्यक्रम में हम लोग ऋणी हैं आदरणीय श्री भट्ट जी के, जो अपना समय निकाल करके आए, आदरणीय श्री मिलन परांदे जी के, जो अपना समय निकाल करके आए, आदरणीय श्री आनंद वर्धन जी, हरिद्वार की महापौर आदरणीय श्री जैसल जी, सभी लोगों का हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं। विकासनगर में पुलिस ने अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को 7.45 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। न्यू ईयर की रात आसन बेराज से कुंजा मार्ग पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार दोनों युवकों को रोका गया, जिनके पास से अवैध स्मैक बरामद हुई है। तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शाहरुख और सलमान निवासी छरवा थाना सहसपुर के रूप में हुई है। पूछताछ में उन्होंने स्मैक बेचने के उद्देश्य से लाने की बात कबूल की। पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से नशे के कारोबार से जुड़े हैं। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेशी की कार्रवाई और आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। उत्तराखंड की कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ढेला रेंज के सावल्दे गांव में बाघ के हमले से एक 60 वर्षीय महिला की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मृतका की पहचान सुखिया पत्नी चंदू सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सुखिया अन्य महिलाओं के साथ घर के पास जंगल में लकड़ी लेने गई थी और इसी दौरान घात लगाए बैठे बाघ ने अचानक से उन पर हमला कर दिया और उन्हें घने जंगल की ओर घसीट कर ले गया। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बाघ महिला को दूर ले जा चुका था। सूचना मिलते ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत वड़ोला, उप निदेशक राहुल मिश्रा और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, सर्च ऑपरेशन शुरू किया। काफी प्रयासों के बाद महिला का शव जंगल के भीतर से बरामद किया गया।
देखिए, हमारी जो ढेला रेंज है उसके अंतर्गत एक इंसिडेंस अभी थोड़ी देर पहले हमको पता चला था कि महिलाएं जो थी वो जंगल के अंदर घास और लकड़ी लेने के लिए काफी अंदर तक चली गई थी। पूरा ग्रुप था उनका और उनमें से एक महिला पे बताया गया लोगों के द्वारा कि उन पे बाघ का अटैक हुआ है। हमारी टीम यहाँ तुरंत जो हमारी कार्रवाई दल था वो पहुंचा। हमारे सारे ऑफिसर्स यहाँ पर आ गए हैं और एसएसपी नैनीताल जो है वो भी यहीं पे क्षेत्र में थे। तो वहां पे अंदर जाके उस महिला की बॉडी को भी रिकवर कराया गया है। वो महिला यहीं पास के गांव की रहने वाली है। बाकी चीजों पे जानकारी जैसे प्राप्त होगी हम आपको बताएंगे। मतलब विद इन 5 मिनट्स हमने तुरंत हाथों हाथ जो है फॉरेस्ट की मल्टीपल गाड़ी में पुलिस वालों को भी बिठा के, असलेदर पुलिस वालों को भी, मतलब सबको बिठा के जॉइंट टीम हमने रवानगी कर दी और उसी जॉइंट टीम ने जाके बॉडी को रिकवर करके आए हैं। एक महिला की बॉडी रिकवर हुई है और जो है अभी उसको पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए आगे भेजा गया है और शांति व्यवस्था का जो है कुछ स्थिति अगर यदि होता है तो उसको नियमानुसार हम डील करेंगे। हमारा अपील ये है कि देखो, यहाँ पर नेशनल पार्क है, यहाँ पर जो है बाघ रहता है और मतलब टाइगर का बहुत हैवी पॉपुलेशन है। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है इसमें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है, पर इस दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना का आड़ में कुछ असामाजिक और मतलब जो है अवांछनीय तत्वों द्वारा रूमर्स फैला के, झूठी अफवाह फैला के कुछ जो है उसको अलग दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे और मतलब इस प्रकार की हरकत करेंगे तो हम उन पर विधिक कार्रवाई अमल में लाएंगे। लोहाघाट के पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह ने चंपावत जिले में जल जीवन मिशन की अधूरी पड़ी सैकड़ों योजनाओं पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जिले की 313 ग्राम पंचायतों में 771 योजनाएं अधूरी हैं और इन्हें पूरा करने के लिए शेष बचे 153 करोड़ रुपए जारी किए जाएं। वहीं फरत्याल के अनुसार चंपावत के लिए कुल 321 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत था। पूर्व विधायक ने इस संबंध में मुख्यमंत्री और पेयजल सचिव को पत्र लिखकर धनराशि शीघ्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि 2027 से पहले योजनाएं पूरी नहीं हुई तो भाजपा को चुनावी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि पेयजल संकट से जनता में आक्रोश है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण लगातार अधूरी योजनाओं की शिकायत कर रहे हैं और पेयजल की किल्लत झेल रहे हैं। तो में जब 2019 को जल जीवन मिशन जब चालू किया गया था 15 अगस्त के दिन, ये लोगों के पहाड़ के पूरे देश में खुशी का माहौल था कि इससे हर घर को जल और नल मिलेगा। लेकिन वर्तमान में हमारे जनपद चंपावत या उत्तराखंड की स्थिति ऐसी है कि जब हम क्षेत्रों में जा रहे हैं तो लोग आरोप लगा रहे हैं कि विभाग काम नहीं कर रहा है। 2020-21 की योजना भी अपूर्ण है और चंपावत जिले में कुल टोटल जो है योजना आपकी 771 योजना कुल है और 313 ग्राम पंचायतें हैं, उन पे काम चला हुआ है और इतनी योजना अपूर्ण है, जबकि 331 करोड़ का जनपद चंपावत का पूरा जल निगम और जल संस्थान के लिए कार्य योजना स्वीकृत हुई है। की तरफ साल 2026 की शुरुआत के साथ पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड ने आम जनता के साथ उद्योगों को भी राहत देने की तैयारी तेज कर दी है। निगम प्रदेश भर में नए सब स्टेशनों का तेजी से निर्माण कर रहा है। पीटीसीयूएल के प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी ने बताया कि लगातार होने वाली ट्रिपिंग की शिकायतों को दूर करने के लिए विभिन्न स्थानों पर सब स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेलाकुई क्षेत्र में नया सब स्टेशन बनने से फैक्ट्री संचालकों को विशेष राहत मिलेगी और विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता को इजाफा होगा। देखिए, हम बहुत कुछ नए कार्य भी कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि एडीबी के अंतर्गत हमारे 6 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें 132 जीआईएस के 4 हैं, जिसमें 132 केवी जीआईएस सर्विस हमारा लोहाघाट में है, 132 केवी जीआईएस सर्विस हमारा जो है खटीमा में है, 132 जीआईएस सर्विस हमारा धौलाखेड़ा में है, 132 केवी जीआईएस सर्विस हमारा आराघर में बन रहा है और 2 220 के बिजलीघर भी हम बना रहे हैं, जिसमें 220 केवी का जीआईएस सर्विस हमारा सेलेकुई में बन रहा है, जो कि हमारी इंडस्ट्री की काफ़ी लंबे समय से डिमांड थी और वो बिजलीघर हम बिफोर टाइम करेंगे, जिससे कि हमारी इंडस्ट्री को जो है लाभ मिलेगा। जो बार बार ट्रिपिंग की समस्या से परेशान होते हैं, लो वोल्टेज की समस्या से परेशान होते हैं, उसका उनको लाभ मिलेगा।
उत्तराखंड में खनन को लेकर एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने राज्य सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि खनन के नाम पर पर्यावरण और जनहित के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थिति यह है कि सत्तारूढ़ दल के अपने ही नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सदन में सरकार पर आरोप लगा चुके हैं, वहीं विधायक खुद खनन की ट्रॉलियां रोकने को मजबूर हैं। जिसकी खुद की पार्टी के लोग कह रहे हैं, उनके पूर्व मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि हमारा जो प्रदेश है, हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं वो खनन माफिया हो चुके हैं। खुद के विधायक खनन की ट्रॉलियां रोक रहे हैं, हाई कोर्ट तक जिस पे सवाल कर रहा है, उसके बाद आप खनन सुधार की बात कर रहे हैं। आप 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं कि जाइए और जाकर के नदियों का सीना चीरने का कार्य करिए और जाकर के जंगलों को काटने का कार्य करिए। अभी तो आपने धराली देखी, थराली देखी, चमोली देखी, केदारनाथ देखा, जाइए और जाकर के आपदाओं को झेलने का कार्य करिए। ये प्रोत्साहन राशि देने का उनका मकसद है। पूरी अरावली तो बेच दिया आपने अपने मित्र को, उत्तराखंड भी बेच दिया आधा से ज्यादा अपने मित्रों को। मुझे लगता है कि इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि आज हम जो है वो कल जिंदा कैसे रहेंगे। आने वाली पीढ़ी को आप क्या दिखाएंगे? खनन दिखाएंगे, आपदा दिखाएंगे, या रहने के लिए एक स्वच्छ वातावरण दिखाएंगे? तो मुझे लगता है कि काश के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रदेश को ग्रीन बोनस दिया होता, काश कि इस प्रदेश को आपदा से निपटने के लिए पैसा दिया होता, लेकिन नहीं। काले काम के लिए तो मोदी जी जाने जाते हैं, काले काम के लिए धामी जी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कनेक्टिविटी के मुद्दे पर राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों को अहम बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है और BSNL भी तमाम व्यवहारिक कठिनाइयों के बावजूद दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार में जुटा हुआ है। बंसल ने कहा कि उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है जहां विशेषकर सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की अत्यधिक आवश्यकता है। सरकार भी पूरा काम कर रही है और टेलीफोन विभाग भी BSNL सारी दुश्वारियों के बावजूद, व्यवहारिक कठिनाइयों के बावजूद कनेक्टिविटी बढ़ाने में लगा है। हिमालयी राज्य है हमारे पास कनेक्टिविटी की बहुत आवश्यकता है, सुदूर क्षेत्रों में आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं समस्या भी आती है। कहीं पर बहुत सारी जगह पर वन विभाग का मामला आता है, वन विभाग की भूमि होती है, भूमि वहाँ से मिलती नहीं है, इस तरह की कुछ चीज़ें आती हैं। लेकिन फिर भी लगातार मैं हर 3 महीने में बैठक लेता हूँ और उस बैठक में ये आता है कि कहीं ना कहीं 10 कदम हम आगे बढ़ते हैं और उसमें जो ये कठिनाइयाँ आती हैं उसको भी संवाद के जरिए सॉल्व किया जाता है, हल किया जाता है। और वही अंकिता भंडारी पौड़ी जिले के यमकेश्वर स्थित रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। सितंबर 2022 में उनकी हत्या कर दी गई थी और लापता होने के लगभग 1 सप्ताह बाद उनका शव चीला शक्ति नहर से बरामद हुआ है। अंकिता के हत्या से लेकर अभी तक यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है। समय समय पर इसमें नए तथ्य भी सामने आ रहे हैं। इस मामले को लेकर के उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल आज सरकार का पक्ष रखने के लिए बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता रखे। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। यह सजा सरकार की न्यायालय में पुरजोर पैरवी का ही नतीजा है। उन्होंने CBI जांच की मांग पर कहा कि अगर कोई ऑथेंटिक साक्ष्य लाएं तो सरकार हर जांच के लिए तैयार है। मैं मानता हूं कि एक राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, कोई नहीं क्रेडिबल एविडेंस आप लाइए, सरकार हर जांच को तैयार है। आप सबको मालूम है, जैसे ही सरकार को अंकिता भंडारी के साथ भी इस घटना की जानकारी मिली, तत्काल एक महिला IPS अधिकारी के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया और जो भी अभियुक्त थे बहुत तत्परता के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया और इतनी पैरवी इतनी मुस्तैदी से की गई कि ट्रायल के दौरान भी उन लोगों को जमानत नहीं मिली। हरिद्वार पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद
परांदे ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचार, हिंसा के मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार सामने आ रही घटनाएं केवल एक देश का नहीं बल्कि वैश्विक मानवाधिकार का गंभीर सवाल बन चुकी है। मिलिंद परांदे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब समय आ गया है जब भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर के हिंदू समाज को एकजुट होकर जागरूकता के साथ ठोस पहल करनी होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाना होगा। उन्होंने कहा कि जब भी मानवाधिकारों की बात होती है तब हिंदुओं के अधिकारों को नजरअंदाज किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि सब जगह पर जब ह्यूमन राइट्स या मानव के अधिकारों का विषय आता है तो हिंदुओं को भी अधिकार है, ये विश्व भर का मानव समुदाय भूल रहा है, वह तो उचित बात नहीं है। और इसलिए इतना हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, तो जो अनेक प्रकार के संगठन आज खड़े हो रहे विश्व भर में, वो सभी के मुंह में दही जम गया है ऐसा लग रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि विश्व के अनेक देश और जो अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उन्होंने भी इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। भारत और भारत का हिंदू समाज तो कार्य करेगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के प्रदेश की राजनीति एक बार फिर तेज हो गई है। प्रदेश महिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री रेखा आर्या की यमुना कॉलोनी स्थित आवास का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने अंकिता को न्याय दिलाने और जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के कथित वायरल बयान को लेकर महिला कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताया। महिला कांग्रेस ने घोषणा की कि इसके विरोध में प्रदेश भर के थानों का घेराव कर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की जाएगी और पुतला दहन भी किया जाएगा। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने भी बयान को गंभीर बताते हुए सरकार से त्वरित कानूनी कार्रवाई की मांग की। देखिए, दोनों चीजें, हम लोग अंकिता भंडारी की न्याय मांग रहे थे और उसमें हम पूरे प्रदेश में जो महिला विधायक, महिला मंत्री हैं भाजपा की, उनके घरों का घेराव कर रहे थे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कल जो महिला सशक्तिकरण की मंत्री हैं रेखा आर्या, उनके पति ने गिरधारी लाल साहू ने जो बयान दिया कि 20-20, 25-25 हजार में महिलाएं मिल जाएंगी, बिहार से महिलाएं आ जाती हैं 25 हजार में, ये मुझे लगता है कि पूरे महिलाओं का अपमान है, पूरे देश का अपमान है और पूरे देश की जो महिलाएं उनका अपमान है। और हम लगातार आज हम लोग यहाँ पे ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बाद हम उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए थानों में जाएंगे और पूरे प्रदेश में आज पुतला दहन हो रहा है। और कल हम रेखा आर्या के पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करेंगे, सब थानों में हम लोग घेराव करेंगे। तरीके से प्रदेश की मंत्री रेखा आर्या जी के पति ने महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में एक आपत्तिजनक बयान दिया है। कांग्रेस इसकी घोर निंदा और भर्त्सना करती है और ये स्पष्ट हो गया है कि जो नारा सत्ता में बैठे लोगों ने दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे बेटी तो हम पढ़ा लेंगे, लेकिन अगर भाजपा के राज में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बेटी सुरक्षित रह सके तभी तो ये हो पाएगा। और मैं समझता हूं कि अगर प्रदेश सरकार में, मुख्यमंत्री में जरा सी भी नैतिकता बची हुई है तो तत्काल प्रभाव से मंत्री के पति पर एफआईआर दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करने का काम करें। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।